नमस्कार दोस्तों, माय वॉइस अल्फाज में आप सभी का स्वागत है। मालती जोशी जी द्वारा लिखे उपन्यासों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं उपन्यास पटाक्षेप का पहला भाग। चाय चढ़ाई ही थी कि इन्होंने आकर कहा, पद्मा एक कप पानी और, गौतम साहब आए हैं। मैंने पलटकर देखा, किचन के दरवाजे पर खड़े थे वह। सारी खींच, सारी झुंझलाहट चेहरे पर उतर आई थी। मुझे हंसी आ गई। आज अच्छे फंसे हैं जनाब। बेचारे दफ्तर से लौटकर एक प्याली चाय इत्मीनान से पीना चाहते हैं, सो वह भी नसीब नहीं है। चाय नाश्ता ट्रे में लगाकर बाहर ले जाते हुए मैंने छवि के कमरे में झांक कर कहा, छवि, गोंद की शीशी। जी, वह उपन्यास में डूबी हुई थी। हड़बड़ा कर उठ बैठी। गौतम साहब आए हैं, मैंने बताया। उनका नाम सुनते ही उसका माथा सिलवटों से भर जाता था, पर आज उसने बड़े ही सहज स्वर में कहा, आप उनके पास थोड़ी देर बैठेंगी दीदी, मैं ज़रा फ्रेश हो लूँ। उसकी आवाज़ में ज़रा भी ऊब, ज़रा भी खींच नहीं थी। बेचारी उन्हें बर्दाश्त करना सीख गई है, मैंने सोचा। और सुनाइए गौतम साहब, क्या हाल चाल है? इस बार तो बहुत अरसे बाद दर्शन दिए। मैंने मेज़ पर चाय नाश्ता लगाते हुए कहा। किसी विदेशी बैंक की धोखाधड़ी का किस्सा सुना रहे थे गौतम। उसे बीच में ही छोड़कर मेरी ओर मुखातिब हुए। दुआ सलाम के बाद जो शुरू हुए तो घर की, दफ्तर की, देश की, विदेश की, पता नहीं कितनी खबरें सुना गए। यह बैठे बैठे बोर होते रहे। बड़ी मुश्किल से अपनी उबासी रोकते हुए बोले, छवि को बुलाओ भाई, इनका कितना टाइम वेस्ट करोगी? ही इज़ अ बिजी मैन। बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर भीतर आई थी मैं, और बंद दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा, छवि जल्दी करो, तुम्हारे भाई साहब ऑफ हुए जा रहे हैं। बस दीदी अभी आई, उसने कहा और दरवाज़ा खोल दिया। खुशबू का एक झोंका मुझे सरोबार करता हुआ निकल गया। उसकी धुंध से उबरकर मैंने देखा, बादामी रंग की नेट नायलॉन साड़ी, मैचिंग ब्लाउज़ और चूड़ियाँ, ढीला जूड़ा, जूड़े में गुलाब। छवि तो ऐसे सज संवर कर खड़ी थी जैसे कहीं पार्टी में जाना हो। उसका सलोना रूप सदा की तरह मेरा हीन बोध जागृत कर गया और मेरा ईर्ष्यालु मन कुनमुनाया। भला गौतम साहब के लिए इतने बनाव सिंगार की क्या ज़रूरत थी? दीदी, पीयूष सो रहा है, उसे तो देख लेंगी ना आप। दूध बनाकर शीशी में भर दिया है मैंने, उसने अपने लुभावने अंदाज में कहा, और मेरे सारे विकल्प बिला गए। फिर से ममतामयी दीदी बन गई मैं, और उसे आश्वस्त कर बाहर भेज दिया। सोचा पहनने ओढ़ने के यही तो दिन हैं। किसी ज़माने में मैं भी तो दिन में 3-3 बार साड़ियाँ बदलती थी, दर्जनों बार दर्पण में झांक कर काजल बिंदी ठीक कर लिया करती थी। लेकिन अब कोई मुझे देखे, सुंदर दिखने का कोई उत्साह ही नहीं रहा। और यह सब सोचते हुए पता नहीं कब मैं शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई। अपने टटपुंजिया बालों को किसी तरह समेटकर मैंने जूड़ा बनाया, फिर मुंह हाथ धोकर कपड़े भी बदल डाले। अपने को संवारने की कोशिश में देर तक शीशे के सामने बैठी रही, और वह कमबख्त चीख चीख कर कहता रहा, छवि बहुत सुंदर है, तुमसे 10 गुना, 1000 गुना सुंदर है। एकदम सारा उत्साह जैसे निचुड़ गया। मन एक असहाय क्रोध से उबलने लगा। मेरा गुस्सा हमेशा की तरह सुशील पर आया, जो छवि को ब्याह कर इस घर में लाया है। उसके घर में आते ही मैं महत्वहीन प्राणी होकर रह गई हूँ। लड़कियाँ, उनके पिता, पास पड़ोसी, सब जैसे उसी के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। शादी के 2 साल बाद भी वह नवेली दुल्हन बनी हुई है। गुस्सा लड़कियों पर भी आया, जिन्हें जन्म देने में, पालने में सारा अस्तित्व ही रसहीन होकर रह गया है। गुस्सा इन पर भी। वह भला आदमी तो जमकर बैठ गया है, मुझे ज़रा बाहर जाना था।
यह कब कमरे में आए थे पता ही नहीं चला था। जाने से आपको कौन रोक रहा है? मैंने कसैली आवाज़ में कहा। बुरा तो नहीं लगेगा? वह कोई आपके लिए थोड़े ही आए हैं। पद्मा, आई डिसलाइक दिस टोन। मुझे यह लहजा पसंद नहीं है, उन्होंने ज़रा सख्ती से कहा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मुंह फैलाए बैठी रही। कुछ लाना तो नहीं है बाजार से? इन्होंने एक खूंटी से कोट उतारते हुए पूछा। मैंने फिर भी कोई उत्तर नहीं दिया। यह चुपचाप बाहर निकल गए। कुछ देर बाद ड्राइंग रूम में इनका स्वर सुनाई दिया। अच्छा गौतम, सी यू अगेन। और फिर सीढ़ियाँ उतरने की आवाज़ आई, फिर स्कूटर स्टार्ट करने की। सारी आवाज़ें कानों में समेटती हुई मैं चुपचाप वहाँ बैठी रही, किसी फालतू सामान की तरह। पीयूष अगर झूले में कुनमुनाता नहीं तो मैं पता नहीं कितनी देर वहाँ बैठी रहती। उसकी आवाज़ आते ही मैं करीब करीब दौड़कर छवि के कमरे में पहुँची। शैतान आजकल झूले से कूदने की कोशिश करने लगा है। अब भी मसहरी से मुंह निकालकर इधर उधर देख रहा था। मुझे देखते ही किलक पड़ा और हुमस कर मेरी गोद में आ गया। उसे कलेजे से भींचकर थोड़ी देर तक अपना दुलार बरसाती रही। वह भी प्रसन्न भाव से मेरे अत्याचार सहता रहा। लेकिन सिर्फ प्यार से तो उसका पेट भरने वाला नहीं था। उसने फौरन ही दूध के लिए मचलना प्रारंभ कर दिया। उसे पलंग पर लिटाकर मैंने शीशी उसके मुंह में दे दी और फिर उसके बाजू में लेट गई। मन इतना तृप्त था जैसे पीयूष शीशी का नहीं, मेरा ही दूध पी रहा है। यह नन्हा सा प्राणी आते ही घर भर का मोहल्ले का एक खिलौना बन गया है। लेकिन मेरी तो जैसे इसने ज़िंदगी ही बदल दी है। मन करता है बस 24 घंटे उसे कलेजे से लगाए रहूं और पूछूं, मेरे लाला, मेरे छोने, तू इतने दिनों तक कहाँ छिप कर बैठ गया था? दूध पिलाकर मैंने उसे तैयार किया, जैसे कोई शरबत धीरे धीरे सिप किया जाता है। मैं उसे इत्मीनान से तैयार करती रही। आखिर उसके धैर्य का बांध टूट गया और वह सड़क की ओर हाथ फेंकने लगा। तब मुझे अपना तामझाम समेटना ही पड़ा। छवि, इसे थोड़ा घुमा लाऊं मैं? दोनों देवियां तो पता नहीं कहाँ गायब हो गई हैं। मैंने ड्राइंग रूम में आकर कहा और नीचे उतर आई। पप्पू को घुमाने ले जा रही हैं मिसेस कुमार? मैंने पीछे मुड़कर देखा। मिसेस चंद्रा थैलियों से लदी फदी हाँफती हुई चली आ रही थी। इसकी मम्मी नहीं आई? बुरी तरह हाँफ रही थी, पर बोले बिना उन्हें चैन कहाँ। मम्मी पढ़ रही हैं, मैंने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। अब की तो मास्टर जी बहुत दिनों बाद आए, उन्होंने साथ साथ चलते हुए दूसरा प्रश्न दाग दिया। मास्टर जी कौन? ओह, आप शायद गौतम साहब के लिए कह रही हैं। इनके दोस्त के छोटे भाई हैं, वह भी किसी नाइट कॉलेज में सोशियोलॉजी में एमए कर रहे हैं। कहीं से अच्छे नोट्स या किताबें मिल जाती हैं तो दे जाते हैं। मैंने लंबी चौड़ी सफाई दी और फिर लगा इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। यही तो मैं लड़कियों से कह रही थी, मास्टर तो अपने समय से आता है, समय से जाता है। वह इतनी इतनी देर बैठता भी नहीं है, इतने इतने दिन गोल भी नहीं करता, और उसे छोड़ने सारा घर दरवाजे पर नहीं आता है। मैं तो स्तब्ध रह गई। मिसेस चंद्रा की नज़र से कोई भी बात छूटती नहीं है। लोग बाग उन्हें कॉलोनी का चौकीदार कहते हैं, ठीक ही कहते हैं। मैंने फिर अकारण सफाई देते हुए कहा, इतना लेट एडमिशन हुआ है उसका, इसलिए जहाँ से भी हेल्प मिलती है ले लेते हैं। अक्टूबर में तो उसने कॉलेज ज्वाइन किया है। हमने तो यही सोच लिया था कि उसी बहाने घर से तो निकलेगी, 4 हम उम्र लोगों के साथ हंसेगी बोलेगी तो उसका मन लग जाएगा। आपने तो देखा था कैसी हो गई थी, दिन भर कमरे में घुसी रहती थी, ना किसी से हंसना, ना बोलना, ना ढंग से पहनना, ना ओढ़ना। देवर कब लौट रहे हैं आपके? अगला प्रश्न तैयार ही था। अभी तो साल भर बाकी है, 3 साल के लिए गए हैं ना। उत्तर देते देते अब मैं ही हाफ चली थी।
मार्केट आ गया तब कहीं जाकर मुझे राहत मिली। उन्हें दुकानदारों से उलझता छोड़कर मैंने मार्केट का एक राउंड लिया, कुछ टॉफ़ियाँ खरीदी और लौट पड़ी। लौटते हुए उनके साथ आने का साहस मुझ में नहीं था। लौटते हुए पड़ोस की 2-3 लड़कियां मिल गई थीं और मैंने राहत की सांस ली। उन लोगों में पीयूष को लेने के लिए होड़ सी मच गई और मुझे हाथ सीधे करने का मौका मिल गया। मोटे ताजे बच्चे देखने में तो अच्छे लगते हैं, लेकिन उठाना पड़े तो भगवान याद आ जाते हैं। पीयूष अपनी भक्त मंडली में प्रसन्न था और फरमाइशी प्रोग्राम पेश कर रहा था। शुभा, विभा ने, छवि ने उसे कई करतब सिखा रखे हैं। लड़कियां मुग्ध हुए जा रही थीं। 13-14 साल की लड़कियां थीं वे। उन्हें मुग्ध होने के लिए कुछ भी काफ़ी होता है। हाय कितना स्वीट है ना, हाय कितना इंटेलिजेंट से होते हुए बात उसकी मम्मी पर उतर आई। घर पहुंचने तक छवि कितनी स्वीट, कितनी स्मार्ट, कितनी ग्रेसफुल वगैरह विशेषण पा चुकी थी। अपने घर की ओर मुड़ते हुए जब पीयूष को लिया तो कितना भारी लग रहा था मुझे वह। किसी तरह सीढ़ियां चढ़कर मैं ऊपर आई। गैलरी में आकर पता लगा कविता की जो पंक्तियां हवा में तैरकर मेरे कानों से टकराती रही थीं, उनका उद्गम स्थान हमारा ड्राइंग रूम ही था। मुझे लगा शायद छवि रेडियो खोलकर बैठ गई है। ड्राइंग रूम में आकर देखा कवि महोदय सशरीर ड्राइंग रूम में विराजमान है और उनकी एकमात्र श्रोता बड़ी तन्मयता से रसास्वादन कर रही है। मैंने ईश्वर को धन्यवाद किया कि लौटते हुए मिसेस चंद्रा मेरे साथ नहीं थीं। कमरे के वातावरण को गद्यमय बनाते हुए मैंने कहा, छवि अपने लाडले को देखो ज़रा, मुझे किचन में जाने दो। दोनों देवियाँ लौट आएंगी तो मुझे ही खा जाएंगी। कवि और श्रोता दोनों जैसे समाधि से जाग पड़े। भावाभिभूत होकर छवि ने कहा, कितनी अच्छी कविता लिखते हैं गौतम साहब। लिखता था, कवि ने करेक्शन स्लिप प्रस्तुत की। कॉलेज के दिनों में बहुत कुछ लिखा था। उस जमाने में तो सभी कवि होते हैं। यह नोन तेल लकड़ी का चक्कर चलने के बाद भी जिनकी प्रतिभा शेष रह जाती है वे ही सच्चे कवि होते हैं। और इस यथार्थवादी घोषणा के साथ मैंने मंच से प्रस्थान कर दिया। कवि गोष्ठी फिर कभी नहीं जम सकी, क्योंकि कुछ ही देर बाद स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई। कुछ ही पल बाद छवि किचन में थी। उसकी आंखों में कविताओं की पंक्तियां अब भी तैर रही थीं। उसी भाव विहल स्वर में बोली, आपको पता है दीदी, गौतम साहब की लव मैरिज है। साथ ही पढ़ते थे वे दोनों। सारी कविताएं मिसेस गौतम के लिए ही लिखी गई हैं। छवि प्लीज़ ज़रा साड़ी बदल कर आ जाओ तो चटनी पीस दो। मुझे तो ये बाकी का काम निपटाते ही 8 बज जाएंगे। कविता कानन में विचरण करने वाले उसके मन को मैंने निर्ममता से सिल पर पटकते हुए कहा। उसका चेहरा बुझ सा गया और मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। आफत की मारी शुभा उसी समय मेरे सामने आकर खड़ी हुई। मम्मी भूख लगी है। भूख तो लगी होगी है, तभी तो घर की याद आई है, मैंने उसे झिंझोड़ते हुए कहा। घड़ी देखी है, यह समय है घर लौटने का। वे लोग कब से आ गई हैं, छवि ने मिमिया कर कहा, लेकिन तब तक शुभा की पीठ पर 2 घूंसे पड़ चुके थे और वह सिसकती हुई चली गई थी। गैस की नीली लपटों को शून्य दृष्टि से देखती हुई मैं देर तक गुमसुम खड़ी रह गई थी। रात बेडरूम में प्रवेश करने पर देखा यह हस्ब मामूल अखबार में खोए हुए थे। चेहरे से उनके मूड का कुछ पता नहीं चल रहा था। शाम को ज़रा ऑफ होकर ही घर से निकले थे। लौटते ही शुभा ने मम्मी की शिकायत कर दी थी। उसकी प्रतिक्रिया जाननी अभी शेष है। मैं चुपचाप अपने बिस्तर पर आकर पड़ रही। शादी को 10-12 साल हो चले हैं, पर हर रात कमरे में पांव देते हुए मन सहमा सा ही रहता है। उनका चेहरा सदा की तरह गंभीर बना रहता है
और मुझे अपने दिन भर की बेवकूफ़ियाँ 100 गुना बड़ी होकर सलाने लगती हैं। बहुत मन होता है उनकी छाती में मुँह छिपा कर रोने का, पर अपनी ओर से पहल करने का साहस ही नहीं जुटा पाती। सो गई क्या? उन्होंने हौले से पूछा। नहीं तो, क्यों? मैंने करवट बदलकर पूछा। आज तुम्हारी प्रिय सखी मिली थी, मिसेस कश्यप। कहाँ, मार्केट में? यहाँ कैसे आई हैं? ट्रांसफ़र हो गया है क्या? क्वार्टर कहाँ मिला है? रुको भई, सांस तो लो। तुम तो बस एक के बाद एक प्रश्न पूछती ही चली जाती हो। मेरा अंतर्मन जानता है कि इन प्रश्नों के उत्तर मेरे लिए महत्व नहीं रखते। अपनी नर्वसनेस को छिपाने का एक साधन मात्र हैं ये। कैसी लगती हैं अब वह? मैंने अधीर होकर पूछा। अरे खूब फैल गई हैं, गर्दन तो नज़र ही नहीं आ रही। सच? और मेरा मन उल्लास से भर गया। मिसेस कश्यप अब उतनी सुंदर नहीं रही, यह जानना कितना सुखद था। एक ज़माना था जब मिसेस कश्यप ही नहीं, उनका ड्राइंग रूम, उनके अचार, उनके स्वेटर्स, उनके बच्चे, सभी बातें चर्चा का, प्रशंसा का विषय थीं। कम से कम अब एक पॉइंट तो उनका कम हुआ। सच कह रहे हैं? बहुत मोटी हो गई हैं, मुझसे भी ज़्यादा। मैंने आश्वस्त होने के लिए पुनः पूछा। तुम्हें मोटी किसने कह दिया? You are as slim as graceful as ever. अब रहने भी दीजिए, मैंने किसी नवोढ़ा की तरह इतराते हुए कहा। सच कह रहा हूँ भाई, कोई मेरे दिल से पूछे तेरे तीरे नीम कश को। और मुझे अपनी बाहों में समेटकर उन्होंने बेड स्विच ऑफ कर दिया। उनकी बाहों का तकिया लिए हुए मैं देर तक तृप्त भाव से लेटी रही। मिसेस कश्यप का नाम लेते ही शंकाओं का एक तूफान सा उठा था। वह अब शांत हो गया था। सुख की उस चरम अवस्था में मन बड़ा तरल हो आया था। मुझे छवि की याद हो आई। मैं यहाँ प्रिय की बाहों में लेटी हूँ और वह बेचारी। हौले से मैं बिस्तर से उठाई। वह उसी तरह प्रगाढ़ निंद्रा में निमग्न लेटे रहे। खिड़की का पर्दा सरकाकर मैंने देखा। बगल वाले कमरे की बत्ती का चौकोर प्रतिबिंब सड़क पर पड़ रहा था, जिसका अर्थ था छवि अभी जाग रही है। मन करुणार्ध हो उठा। क्या सुख देखा है बेचारी ने शादी का। 2 महीने लगकर भी तो अपने कलकत्ता वाले घर में रही नहीं। कभी मेरे पास, कभी माँ के पास, तीज त्योहारों के चक्कर में घूमती रही। तब यह पता थोड़े ही था कि सुशील को 6 महीने के अंदर ही विदेश चला जाना होगा। इतने वरिष्ठ लोगों के होते हुए कंपनी उसे ही जर्मनी में ट्रेनिंग के लिए भेजेगी। खुद उसे भी इसकी आशा कहाँ थी। पर इस चांस के मिलते ही दोनों घरों में खुशी की लहर दौड़ गई थी। फॉरेन रिटर्न होने का एक ऐसा शौक सवार था सब पर कि छवि की राय लेना भी ज़रूरी नहीं समझा गया। उसे 4था महीना चल रहा था। 1 साल तो इसी चक्कर में बीत जाता, फिर जहाँ उसका मन होता रह लेती। मई के ससुरे सबही सुख, जबही जहाँ मनुमान। और इसी तरह उसके दिन कट भी रहे थे। पीयूष 5-6 महीने का था, तभी उसकी पीहर से चिट्ठी आई। दीदी, मेरा यहाँ ज़रा भी मन नहीं लग रहा है, मुझे बुला लीजिए। दूसरे ही दिन वह आगरा जाकर लिवा लाए थे। इतनी दुबली हो गई थी वह। मैंने प्यार से उसकी बलैयाँ लेते हुए कहा था, अरे माँ के राज में यह हाल हो गया है तेरा, फिर मुझे तो तू 15 दिन में बदनाम कर देगी। दरअसल दीदी, बहुत बोर हो गई मैं वहाँ। उसने कहा, घर में सबके पास अपना अपना काम है। सहेलियाँ अपनी पढ़ाई में मस्त हैं, जिनकी शादी हो गई है उन्हें अपनी गृहस्थी से फुर्सत नहीं है। छोटी भाभी अपनी नौकरी में व्यस्त है, बड़ी भाभी का बच्चों में ही दिन बीत जाता है। एक मैं ही फालतू नज़र आ रही थी वहाँ। और वह सूखी हंसी हंसती
उसकी सारी व्यथा उस हंसी में छलक गई थी। तब मैंने ही जिद की थी उसे कॉलेज भेजने की। सुशील उसे मेरे पास छोड़ गया था, वह भी माँ बाप के यहाँ से मेरे पास अपनी इच्छा से आ गई थी। इस विश्वास को, इस स्नेह को मैं झुठलाना नहीं चाहती थी। कॉलेज जाने लगी थी तब से उसके चेहरे पर काफ़ी रौनक आ गई थी। फिर भी कभी कभी वह इतनी निरीह लगती कि दया हो आती। शाम की बात याद करके मन कैसा तो हो आया। बरामदे में आकर मैंने धीरे से उसके कमरे का दरवाज़ा ठेला। वह खुला ही था। एक पलंग पर शुभा विभा एक दूसरे के गले में बाहें डालकर सो रही थी, दूसरे पलंग पर लेटी छवि कुछ पढ़ रही थी। मैंने दूर से ही पहचान लिया, वह गौतम की डायरी थी। दीदी आप? वह चौंक कर उठ बैठी। सोई नहीं रे अभी तक? 12 बज रहे हैं। बाप रे, मुझे तो पता ही नहीं चला। बैठिए ना। मेरे लिए जगह बनाते हुए उसने कहा। इतनी अच्छी कविताएं हैं क्या? जरा देखूं। डायरी खोलकर देखा। पहले ही पृष्ठ पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, हेमा के कुसुम कोमल करों में प्रणय का यह पुष्प सस्नेह समर्पित। कविताएं कुछ खास नहीं थीं। उम्र के उस दौर में सभी लोग कविताएं लिखते हैं। जो नहीं लिख पाते वे पढ़ते हैं। 20-21 वर्ष की भावुक उम्र थी। तभी तो छवि 12 बजे तक उन फटीचर कविताओं का रस ग्रहण करती रही थी। बड़ी किस्मत वाली हैं मिसेस गौतम, जिनके लिए इतने प्यारे गीत लिखे गए हैं। मैंने कॉपी को उलट पलट करते हुए कहा। हाँ दीदी, लेकिन अब वे पहली वाली मिसेस गौतम कहाँ रह गई हैं? कैसे रहेंगी भला? 3-3 बच्चों को जन्म देने के बाद औरत क्या वही रह जाती है? और वे तो शायद सर्विस में भी हैं कहीं। छवि, सुंदर दिखने के लिए भी सुविधा चाहिए। दीदी, मैं सुंदरता की बात नहीं कर रही थी। मेरा मतलब है अब उनमें पहले किसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बहुत बदल गई हैं वह। और यह बात तुम्हें मिस्टर गौतम ने बतलाई है? छी, इस तरह भी कोई अपने घर की बात हर कहीं कहता फिरता है? मैंने कहा। हर किसी से तो नहीं कहता, पर जहाँ थोड़ी बहुत सहानुभूति मिलती है वहाँ तो बात जुबान पर आ ही जाती है। सहानुभूति? मैंने छवि को ध्यान से देखा। इसे गौतम से सहानुभूति कब से हो गई? अभी कल तक तो उन्हें गोंद की शीशी और मिस्टर सरेस जैसे उपनाम देती रही है यह। उनकी ऐसी ऐसी नकल उतारती थी कि बच्चे हंसते हंसते लोटपोट हो जाते, बल्कि मुझे ही डांटना पड़ता था। डायरी के पन्ने पलटते हुए मैं अंतिम पृष्ठ तक आ पहुंची थी। रचना शायद ताज़ा ही थी, क्योंकि अक्षर और स्याही दोनों ही बदले बदले से थे, और मजमून भी। सहरा ए ज़िंदगी में ठंडी बयार सी तुम, उजड़े हुए चमन में फसले बहार सी तुम कौन हो, कहाँ से आकर बरस गई हो, जलते हुए जिगर पर भीनी फुहार सी तुम। उर्दू कविता का मेरा ज्ञान बहुत मामूली सा है, पर इतना समझ में आ गया कि इसी कविता के लिए छवि को डायरी दी गई है। पता नहीं उसकी निगाह उस पर पड़ी भी है या नहीं। मन हुआ चुपके से वह पेज फाड़ लूं, लेकिन कागज तो कागज है, दोबारा भी लिखा जा सकता है। रात भर करवटें बदलती रही मैं। गौतम की कविताएं जैसी भी थीं, मेरे अतीत को कुरेद गई थीं। स्मृति पटल पर अपने लिखे कई गीत नाच उठे थे। उन गीतों में क्या नहीं था? प्यार का सागर, आंसुओं की नदी, लगन की डोर, सपनों का झूला, आशा की डगर, कामना का नगर। किशोर कल्पनाओं का संपूर्ण संसार उन कविताओं में था। स्वांतः सुखाए ही थी वह काव्य साधना। माँ का आतंक था ही इतना जबरदस्त। फिर भी पता नहीं कैसे एक दिन मेरी कॉपी उनके हाथ पड़ गई थी, और मेरे देखते देखते मेरे गीत अग्नि की भेंट चढ़ गए थे।
उस आग में सिर्फ कविताएं ही नहीं जली थीं, मन की अमराई भी झुलस गई थी। बसंत कितने ही दिनों तक वहां आने से कतराता रहा था। माँ की आग्नेय दृष्टि से इतनी सहम गई थी मैं कि उस दिन रो भी नहीं पाई थी। आज वही रुलाई अपने समस्त आवेग के साथ फूट पड़ी थी। दुनिया में ऐसी लड़कियां भी हैं जिन पर कविताएं लिखी जाती हैं, और मुझ जैसी भाग्यहीना भी हैं जिसकी कोमल कल्पनाओं का निर्ममता से गला घोंट दिया गया था। पता नहीं दुनिया का हर अन्याय मेरे ही हिस्से में क्यों आता है। इतनी इच्छा हुई कि एक बार फिर उसी उम्र में लौट जाऊं और जी खोलकर अपने गीत, अपनी कविताएं गाऊं, फिर से पुकारूं अपने जाने अनजाने प्रियतम को। अगले 2-4 दिनों में मेरे पास बस यही काम था। जब भी समय मिलता कॉपी लेकर बैठ जाती और कविताओं की भूली बिसरी पंक्तियां जोड़ तोड़ कर लिखती रहती। आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि 2-4 गीत पूरे के पूरे याद आ गए। शायद अंतर्मन की किसी अंधेरी गुफा में दुबककर बैठे हुए ये गीत बाहर आने की बाट जोह रहे थे। अगली बार जब गौतम आए तो मुझे अपनी कॉपी की याद हो आई। तीव्र इच्छा हुई कि उन्हें बता दूं कि चाय नाश्ते के परे भी मेरा कुछ अस्तित्व है। छवि की कॉपियों और पुस्तकों की उपेक्षा करते हुए मैं जमकर वहीं बैठ गई। अपने काव्य पाठ की प्रस्तावना सी करते हुए मैंने कहा, आपकी कविताएं हमने पढ़ी थी गौतम साहब, सच बहुत ही भावपूर्ण रचनाएं हैं। वे हैं करके हंस दिए। शायद उन्हें आने वाले संकट की कल्पना न थी। कुछ गीत हमने भी लिखे हैं, सुनेंगे आप? और उनकी सम्मति की परवाह किए बिना मैं अपनी कॉपी उठा लाई और तरन्नुम में सुनाने लगी। अपनी ऊब और खींच को किसी तरह दबाते हुए गौतम कविताएं सुनते रहे, दाद देते रहे और घड़ी देखते रहे। दूसरा गीत समाप्त कर मैंने उनकी राय जानने के लिए सिर उठाया तो देखा वह खड़े हो गए हैं। कविताओं में ऐसा खो गया भाभी जी कि याद ही नहीं रहा। रात एक जगह डिनर पर भी जाना है, उन्होंने क्षमा याचना के स्वर में कहा। अपना ब्रीफकेस उठाया और सीढ़ियां उतर गए। छवि पता नहीं कब उठकर भीतर चली गई थी। स्कूटर की आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई। यह क्या, गौतम साहब चले गए आज इतनी जल्दी? जाते कैसे नहीं, मैंने सूखी हंसी हंसते हुए कहा। संसार में ऐसा कवि हुआ है आज तक जो चुपचाप बैठा दूसरों की कविताएं सुनता रहे? बेचारे 10 मिनट में ही मैदान छोड़कर भाग गए। अपने इस विनोद पर मैं खुद ही हंसती रही। छवि ने साथ नहीं दिया। मैं चाय बना रही थी, उसने अस्फुट स्वर में कहा। तो बना लो ना, तुम्हारे भाई साहब आते ही होंगे, मेरे हाथ की चाय पीते पीते बोर हो गए होंगे, थोड़ा चेंज हो जाएगा। ना चाहते हुए भी मेरे स्वर में व्यंग की धार आ गई थी। गौतम ने मेरा काव्य पाठ पूरा नहीं सुना था, इसका मुझे दुख नहीं था, पर छवि तो यहाँ बैठ सकती थी। आज ही चाय बनाने का कर्तव्य उसे क्यों याद आ गया? इतनी घटिया थी मेरी कविताएं कि सुनी भी ना जा सकें। क्या गौतम की कविताओं से भी ज़्यादा ऊल जलूल थी? कविताओं की कॉपी जलाने के लिए इस बार माँ को नहीं आना पड़ा, मैंने ही वह काम कर दिया। रविवार की उस दोपहरी में घर एकदम सुनसान था। विधानसभा का सत्र एकदम सिर पर आ गया था, इसलिए खाना खाकर यह सचिवालय गए थे। छवि लड़कियों को पिक्चर दिखाने ले गई थी। घर में केवल मैं और पीयूष 2 ही थे। समय काटे नहीं कट रहा था। वल्लभ भवन से यह लौटे तब 5 बज रहे थे। आते ही बोले, बड़ा सूना सूना लग रहा है, कहाँ गए सब लोग? पिक्चर। और तुम क्या यहाँ बेबी सिटिंग कर रही हो, तुम क्यों नहीं चली गई? वे लोग तो संडे मनाने गई हैं, मेरे लिए तो हफ्ते के सब दिन बराबर हैं, मैंने खींच कर कहा। अरे अरे, यह तो नाराज़ होने वाली बात हुई, चलो तुम्हें भी पिक्चर दिखा लाएं।
पिक्चर रहने दीजिए, घुमा लाएं तो वही बहुत है। हम तो उसके लिए भी तरस गए हैं। मैंने मुंह फुलाकर कहा। जो हुक्म करो सरकार, इन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा और मेरा सारा गुस्सा उड़न छू। कुछ ही देर में तैयार होकर हम लोग निकल पड़े। स्कूटर पर बैठते हुए याद आया, कितने दिनों बाद हम लोग घूमने निकले हैं। छवि के आने के बाद से निकलना हुआ ही नहीं। एक संकोच सा होता है। उसके अकेले होने का एहसास रात में एकांत में भी पीछा नहीं छोड़ता। न्यू मार्केट में उतरकर हम लोगों ने छिटपुट शॉपिंग की और कॉफ़ी हाउस चले आए। रविवारीय भीड़ को चीरते हुए जब मैं ऊपर चढ़ रही थी तब लड़कियों की याद हो आई। कॉफ़ी हाउस आने का इतना शौक है दोनों को। महीने में एक आध बार तो यह हमें ले ही आते थे। तब शाम का खाना यहीं होता था। अब तो अरसे बाद आना हुआ है। भीड़ तो थी, पर सौभाग्य से कोने वाली एक मेज़ हमें मिल गई। एक बार वहाँ इत्मीनान से बैठ जाने के बाद मैंने पीयूष की ओर ध्यान दिया। उसने मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया था। हवा में उड़ने से उसके बालों का सिर पर एक टोप सा हो गया था। काजल सारा फैल गया था और दोनों मुट्ठियों से आंखें मसल कर उसने हाथ भी काले कर लिए थे। मैंने पर्स से रुमाल और बेबी पाउडर निकाला और उसे फिर से संवारने लगी। यह मनोयोग से मुझे देखते रहे। पद्मा, मैंने भौहें ऊपर उठाई। कभी कभी इस छोकरे से बहुत रश्क होता है। क्यों भला? तुम जितना लाड़ दुलार इसका करती हो, जितना प्यार इसे देती हो, इसका 100वां हिस्सा भी मुझे मिल जाता तो मैं अपने को धन्य समझता। अब आप ऐसी ऊट पटांग बातें करेंगे तो मैं उठकर चली जाऊंगी। अरे, तुम तो नाराज़ होने लगती हो। मैं झूठ नहीं कह रहा। शुभा भी कहती है क्या कि पीयूष के आने से मम्मी का चिड़चिड़ापन बहुत कम हो गया है। एक बहुत तीखा सा जवाब मेरे होठों तक आया था, लेकिन उसी समय किसी परिचित आवाज़ को सुन मेरे कान खड़े हो गए। सुनिए, यह विभा की आवाज़ नहीं लग रही आपको? तुम्हारा भी जवाब नहीं है पद्मा। तुम्हें तो हर जगह अपनी राजकुमारियां ही नज़र आती हैं। भगवान के लिए अब बोर मत करो। लड़कियों की फिक्र छोड़ो और इस लड़के की ओर देखो। पट्ठा पूरे का पूरा डोसा उठाने की फिक्र में है। मैंने आज्ञाकारी पत्नी की तरह ध्यान प्लेट की ओर केंद्रित किया। कुछ ही मिनट बीते होंगे और बगल वाले कमरे से हंसी का एक फव्वारा छूटा। उसमें छवि की खनकती हंसी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। उस हंसी को बहुत दिनों बाद सुना था, शायद सुशील के जाने के बाद पहली बार। इस बार मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैं उठी और सारे एटिकेट्स को तिलांजलि देकर बाहर वाले छोटे कमरे में झांका। मेरा अंदाज गलत नहीं था। छवि और विभा तथा गौतम और शुभा आमने सामने सोफ़ों पर बैठे थे। बीच वाली मेज़ पर ढेर सारी प्लेटें पड़ी थीं। अरे आप! सब लोगों ने मुझे एक साथ देखा। यही तो मैं भी सोच रही हूँ, आप लोग यहाँ कैसे? हम लोग रंग महल से निकले थे कि आप मिल गए। हमें ज़बरदस्ती यहाँ ले आए। माने ही नहीं। छवि ने सफाई पेश की। भाभी जी, आप भी कंपनी दीजिए ना। गौतम साहब इतनी देर बाद फूटे। आप क्या समझ रहे हैं, मैं अकेली ही आई हूँ यहाँ? नहीं भाई, अपनी कंपनी तो अपने साथ है। तो भाई साहब को भी बुला लेते हैं ना यहाँ। काफ़ी जगह तो है यहाँ। नो नो, डोंट डिस्टर्ब योरसेल्फ, मैंने सख्ती से कहा और अबाउट टर्न कर गई। यह परेशान से इधर उधर देख रहे थे। मुझे देखते ही झुंझला पड़े। कहाँ चली जाती हो तुम? और पीयूष कहाँ है? अपनी माँ के पास। क्या वह भी आई है? हाँ, गौतम के साथ। और लड़कियाँ? वे भी हैं। तब तक गौतम खुद उपस्थित हो गए और अपनी मेज़ पर आमंत्रित करने लगे। मैंने आंखों ही आंखों में इन्हें अपनी अस्वीकृति की सूचना दे दी। स्थिति को संभालते हुए यह नाटकीय अंदाज में बोले, देखो भाई गौतम, बड़ी मुद्दत के बाद आज बीवी को लेकर निकला हूँ, लेकिन तुम लोग एंजॉय नहीं करने दोगे, हर जगह पीछा करोगे। हंसते हुए गौतम अपनी टेबल पर लौट गए।
वहाँ ज़रूर उन्होंने इनका जवाब दोहराया होगा, क्योंकि दूसरे ही क्षण छवि की खनकती हुई हंसी एक बार फिर सुनाई दे गई थी। लेकिन हमारी मेज़ पर बिल्कुल शांति थी। चलने का क्या तय किया? ये लोग, हम ना मिलते तब भी तो घर पहुंचते ही। बच्चे को ले लेती तब भी ठीक था। आज बस में बेहद रश होगा। आप ऐसा कीजिए, उसे स्कूटर पर ले जाइए। मैं और मेरी लड़कियां बस में आ जाएंगे, हमें तो आदत है, मैंने तुनक कर कहा। फिर यह कुछ नहीं बोले। घर पहुंचने तक एकदम शांत बने रहे, लेकिन अंदर पहुंचते ही बरस पड़े। यह क्या हो जाता है तुम्हें? बड़ी मुश्किल से तो कभी कोई प्रोग्राम बन पाता है, तुम वहाँ भी मूड खराब कर देती हो। कौन सा भूत सवार हो जाता है तुम पर? ज़रा सी बात पर ऑफ हो जाती हो। यह ज़रा सी बात थी? कौन सी बात? सब कुछ देख कर आए हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। कॉफ़ी हाउस वाली बात कह रही हो? उसमें इतना गंभीर होने जैसा क्या है? अगर तुम्हें ही गौतम इनवाइट करता तो क्या मना कर देती? मेरी फिक्र छोड़िए, अपने भाई की जो अमानत है उसकी बात सोचिए। भाई की अमानत है तो क्या बक्से में बंद करके रख दूं? हाड़ मास का जो मनुष्य है उसे हंसने बोलने की आज़ादी तो देनी ही पड़ेगी, नहीं तो उसका दम नहीं घुट जाएगा। कभी सोचा है पद्मा, अपनी एकरस जिंदगी से कितनी बोर हो जाती होगी वह। आज एक अरसे के बाद उसे खुलकर हंसते हुए सुना, सच बड़ा अच्छा लगा। कुछ नहीं बोली मैं, बच्चों की तरह मुंह फुलाए बैठी रही। हंसने बोलने की आज़ादी हमें दी थी किसी ने? क्या हम हाड़ मास के मनुष्य नहीं थे? क्या हमारा दम नहीं घुटता था? किसी ज़िद्दी बच्चे की तरह यह प्रश्न बार बार मेरे अतीत से टकराता रहा। मुश्किल तो यह है पद्मा, यह रात मुझे समझाने का प्रयास करते हुए बोले, तुम बहुत संकीर्ण वातावरण में पली हो, इसलिए चीज़ों को देखने का तुम्हारा नज़रिया कभी कभी बहुत तंग हो जाता है। एकदम बिफर उठी। सीधे से कहिए ना कि मैं बहुत दकियानूसी हूँ, संकीर्ण विचारधारा की हूँ। उसके लिए इतनी लीपापोती की क्या ज़रूरत है? वे चुप होकर दूसरी करवट लेट गए। अभी आप मालती जोशी जी द्वारा लिखे उपन्यास पटाक्षेप का पहला भाग सुन रहे थे। कहानी सुनाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह की कहानियाँ आगे भी सुनाती रहूँ। धन्यवाद।